जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर ने दस्तक दे दी है। मौसमी तब्दीली ने जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा का आगाज कर दिया है। कश्मीर कई मकामात पर रवा साल की पहली बर्फबारी हुई है। गांदरबल, गुरेज, तूल, सोनमर्ग, शोपियां, कुपवाड़ा, कुलगाम, बडगाम और पहलगाम के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से दर्जे हरारत में भी कमी आई है। पेश है खास रिपोर्ट। कश्मीर में कई मकामात पर रवा साल की पहली बर्फबारी हुई है। गांदरबल, गुरेज, तूल, सोनमर्ग, शोपियां, कुपवाड़ा, कुलगाम, बडगाम और पहलगाम के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से दर्जे हरारत में भी कमी आई है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा और शोपियां के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर ने दस्तक दे दी है। रवा साल वक्त से पहले ही मौसमी तब्दीली ने जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा का आगाज कर दिया है। बर्फबारी हमारे खासकर ज़िम्मेदार पेशे के लिए बहुत ही ज़रूरत है। एक तरफ से कश्मीर के लिए ये खुशी भी है कि पहली बर्फबारी हुई है, इससे हमारे जो मौसम हालात हैं वो ठीक भी रहेंगे और बाकी जो हमारी ज़िम्मेदारी का बाकी टूरिस्ट का आना है कश्मीर में वो भी अच्छा रहता है। बेमौका बर्फबारी है, आपको पता ही है हार्टिकल्चर सेक्टर हमारा बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाएगा। इस आप अभी देख रहे हैं कि सरसब्ज़ बागात और जंगलात किस तरीके से अभी से ही इनकी टहनियाँ झुकनी शुरू हो गई हैं। अभी तो शुरुआत ही है। इस तरीके से अगर हम बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की बात करें तो हमारा जो रोड कनेक्टिविटी अभी से दरम भरम हो जाएगा। अभी 2-3 इंच अगर बर्फ़ हो गई तो फिर गाड़ी वगैरह कोई भी बिल्कुल कुछ हमें मतलब सहूलियात नहीं होंगी। आखिर मौसम ने अचानक करवट बदली और पूरे जो कश्मीर में है मौसमी हालात तब्दील हो गए और बर्फबारी के साथ साथ जो है बारिश का सिलसिला भी आज दिन भर जारी रहा। और हम इस वक्त पानाड़ साउथ कश्मीर में हैं और आप देख सकते हैं कि ये दूर दराज इलाका, यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है और ये इस मौसम की पहली बर्फबारी है। अगर प्लेन एरियाज़ की बात करेंगे, हालांकि जो बालाई इलाके हैं पहले ही जो माह गुजरे हैं तो वहाँ पर बर्फबारी हुई है, लेकिन जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे ये मौसम की पहली बर्फबारी है। हमारे यहाँ पे बागात बहुत ज़्यादा हैं और हम इसी पे मुनहसर ज़्यादातर इसी मेवा पर मुनहसर करते हैं। तो अभी तक मुझे लगता है हमारे एरिया में जो सेब उतारने का काम बहुत शदुमत से जारी था, लेकिन अभी बेवक्त बर्फबारी का जो मौसम आया है इससे बहुत सारे बागात के नुकसान हुए हैं और अभी तक सेब जो है 50 कम से कम 50% सेब अभी उतारने बाकी हैं। बेशतर जो लोग हैं वो अपने घरों में ही है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है। मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी जो है पेड़ों पे अभी सेब मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ी तो यकीनन इनका जो पेड़ों का जो है वज़न ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि सेब जो है पेड़ों पे मौजूद है। अगर और बर्फ़ पड़ने से ये वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यकीनन ये सारे जो हैं पेड़ टूट जाएंगे। पिछले साल भी वक्त से पहले जो बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे मुश्किलात पेश आए और लोगों अगर एक तरफ अगर देखा जाएगा तो उस वक्त जो है किसानों की कमर तोड़ चुकी थी इस बेवक्त बर्फबारी ने। तो इस साल भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में रवा मौसम की पहली बर्फबारी के दौरान कई इंच बर्फ जमा हुई है। गुलमर्ग के अफरवट में गुज़िश्ता रोज ही बर्फबारी शुरू हुई है। मौसम की तब्दीली के बाद सयाहती मकामात पर मौजूदा सयाहों और सयाहत से जुड़े लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद बर्फबारी के बाद सयाहती मकामात का रुख करते नजर आ रहे हैं। वहीं ताज़ा बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो रहा है। आज बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं, बर्फ का आनंद ले रहे हैं और कल जैसे ही हमको पता चला कि रात को बर्फबारी हुई है गुलबर्ग में, तो हमने आज ही यहाँ बर्फ में आने का कार्यक्रम बनाया। यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करें, अगर उन्हें टाइम मिलता है तो जरूर आए। बहुत अच्छी जगह है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आया। बर्फ तो हमने फ्रिज वाली बर्फ देखी थी, खाई थी, लेकिन ऐसा नज़ारा, कुदरत का जो अद्भुत नज़ारा हमने देखा और खेलने में हमको बहुत मजा आया। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मुझे अलग अलग स्टेट वाले वहाँ मिल गए, मुझे और मजा आया। इस साल जो यहाँ पे रिकॉर्ड तादाद में सयाह आए हैं और अब उम्मीद यही की जाती है कि अगले साल जो नया साल आएगा उस साल में भी ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए और वो अपने घरों से निकल कर इस कश्मीर और इस जन्नत बेनज़ीर में आएंगे और यहाँ पे खूब इस बर्फबारी का, इन खूबसूरती का आनंद ले सके।
बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि कई मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। श्रीनगर और जम्मू के मौसम का अंदाज भी बदल गया है। श्रीनगर और जम्मू के बेशतर इलाकों में बारिश लगातार जारी है। जम्मू में मौसम की पहली बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी नुमायां हुई है। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से जम्मू में भी सर्दी की लहर दौड़ गई है। अचानक मौसम की तब्दीली से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। था वो एक्चुअली मौसम ही चेंज हो गया। कुछ बच्चे थे वो शॉर्ट्स पहन कर गए हुए थे, अचानक ही पूरा मौसम का सीजन चेंज हो गया। जैसे विंटर का मतलब वो आ रही है, आवाज़ दे रही है विंटर। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नहीं पहनेंगे तो बीमारियां तो हो ही जाएंगी, सर्दी जुकाम नॉर्मल होगा ये। बारिश के बाद अचानक जो है अभी भी बादल छाए हुए हैं। अभी भी अनुमान है कि शाम तक या कल सुबह तक बारिश हो सकती है। उससे जो है टेम्परेचर में जो है कमी आएगी और ठंडक बढ़ेगी। अब जो स्टूडेंट सुबह सुबह निकले थे, अब उनका कहना है कि उनको लगता है कल से उनको स्वेटर या जैकेट पहनना होगा। वक्त से पहले मौसम में अचानक आई तब्दीली की वजह से मेवा काश्तकार और किसान परेशान हैं। मेवा काश्तकार सेब की फसल को दरख्तों से उतारने के साथ साथ पैकिंग एंड पैकेजिंग में मसरूफ हैं, तो वहीं किसान का अपने खेतों में फसल समेटने का काम अभी जारी है। बर्फबारी और बारिशों की वजह से किसानों और काश्तकारों में तशवीश पैदा करती है। वक्त से पहले मौसम में तब्दीली होने की वजह से फसल खराब होने का खतरा लाहक हो गया है। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज किस तरह रहेगा, इस हवाले से महकमा मौसमियात ने न्यूज़ 18 को जानकारी फराहम की है। पहले भी हमने कहा था, मतलब एक हफ्ता से हम बोलते आ रहे हैं कि जो भी वो हार्वेस्ट कर रहे हैं उसका सेफ स्टोरेज करें, और जो भी अभी पेंडिंग है जिसको हार्वेस्ट करना बाकी है उनको आराम से कीजिएगा, क्योंकि 10 दिन तक अभी हमारे पास पूरा ड्राई वेदर है। तो कोई भी किस्म का पैनिक होने का या बिल्कुल ये होने का ज़रूरत नहीं है। अभी 10 दिन जो है पूरा वेदर ड्राई है, लेकिन क्योंकि बारिशें हुई है, ऑर्चर्ड्स में पानी जमा हो सकता है, फील्ड्स में पानी जमा हो सकता है, तो उसको ड्रेन आउट करें। बाकी ऐसे कोई खास ये नहीं है हमारी तरफ। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां मौसमी तब्दीली से सयाहों और सयाहत के शोबे से जुड़े अफराद में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी जानिब वक्त से पहले बारिश और बर्फबारी ने किसानों और काश्तकारों में तशवीश पैदा कर दी है। मौसम की करवट के साथ ही लोगों ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मौसम में बेहतरी की पेशनगोई की है, लेकिन जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को मौसम ने वक्त से पहले ही तैयार रहने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। बीसीसीआई पाकिस्तान के तई हुकूमत हिंद की पॉलिसी पर कायम है। क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान का बड़ा किरदार है। राजीव शुक्ला का कहना है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने जो कहा है उसे हक है, लेकिन मौक़िफ़ वाज़ेह है। तो क्रिकेट के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने बयान दिया है। उनका कहना है कि बीसीसीआई पाकिस्तान के तई हुकूमत हिंद की पॉलिसी पर कायम है। क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान का बड़ा किरदार है, लेकिन राजीव शुक्ला का बयान है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने जो कुछ कहा है उसे हक है, लेकिन मौक़िफ़ वाज़ेह है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीसीसीआई के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, जहां पहले ये तय हो गया था कि एशिया कप 2023 जो है न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। अब इस बीच राजीव शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की जो पॉलिसी है उस पर कायम है बीसीसीआई, पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम। आगे बढ़ते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने आज पुलवामा का मुख्तसर दौरा किया। अपने दौरे के दौरान एलजी ने सर्किट हाउस पुलवामा में सरकारी महकमों के सरबराहां के साथ जिले के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की, जबकि मीटिंग में जिले में चल रहे मुख्तलिफ ज़ेर तामीर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। एलजी ने इस मौके पर कॉमन सर्विस सेंटर जैसी मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई, जबकि 20 के करीब तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया। और इस मौके पर एलजी ने अफसरान पर जोर दिया कि मौसम सरमा के हवाले से तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। और एलजी मनोज सिन्हा ने आज अपने पुलवामा दौरे के दौरान मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। एलजी से मिलने वालों में पंचायती मेंबरान, डीडीसी और बीडीसी मौजूद थे, जबकि वफूद में जाफरान ग्रोवर्स और सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन के अहदेदारान भी थे। इस मौके पर अवामी वफूद ने एलजी के सामने अपनी मांगें रखी।
एलजी से मिलने वाले वफूद ने कहा कि उन्हें मौजूदा हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। एलजी साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और आज हम कुछ पीआरआई उनको मिले हैं और हमने कुछ डिमांड्स रखी है और हमको आश्वासन दिया गया है कि आपकी डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हम बड़ा मुतमईन है जिस तरह एलजी साहब ने हमको रिस्पॉन्ड दिया। हम बहुत खुश है कि एलजी साहब यहाँ पे आए और हमारे जो मामला उसने सुने और बड़े अच्छे से सुने। हमारी जो पहाड़ी तबके की जो खासकर फॉरेस्ट रेट का मसला था जो हमारा इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है वो मैंने एलजी साहब की नोटिस में लाए तो उसने आश्वासन दिलाया कि इंशाल्लाह ये तो हो जाएगा सारा काम। एंटी करप्शन ब्यूरो ने टंगमर्ग के पेटचेक हरिवंटू में महकमे माल के एक मुलाजिम के घर पर छापा डाला और इस दौरान घर के अंदर तलाशी ली गई और मुख्तलिफ जावियों से जांच की गई। एसीबी की टीम ने महकमे माल के उस मुलाजिम के घर से छानबीन के लिए कुछ दस्तावेजात भी अपने साथ ले गई। ताहम अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस मुलाजिम के घर पर किस मामले पर छापा मारा गया है। एंटी करप्शन अदालत अनंतनाग के खसूसी जज जावेद आलम ने महज 500 रिश्वत लेने की पादाश में एक पटवारी को 18 माह की कैद और 15,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। रिश्वत सतानी का ये मामला 2009 का है जब क्रीरी शांगस के पटवारी अब्दुल अजीज वगे साकिन आखरन नावपुरा ने एक साइल से रिश्वत का तकाजा किया और शिकायत की बिना पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था। एसीबी के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजाज अहमद ने केस की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि अदालत का ये फैसला रिश्वत सतानी पर काबू पाने में काफी कारगर साबित होगा। He had been a patwari then at Creary Shangas and he had demanded firstly rupees 1,000 from complainant and then it was settled at rupees 500 and then this complainant he went to anti-corruption bureau, he filed a complaint against the accused patwari and then he then a successful trap was laid against the accused person and as he was successfully trapped and red-handed arrested on the spot. In fact, there were two offences which were leveled against the accused. One was section 5 of this Prevention of Corruption Act. Under that offence 1.5 years, that is 18 months sentence has been given to the accused, and under section 161 of RPC this punishment of 1 year has been awarded to the accused. In addition, fine of 10,000 has been imposed under section 5(2) of this Prevention of Corruption Act and rupees 5,000 fine has been imposed. अनंतनाग में बड़े घोटालों से मुंसलिक ज़ेर इल्तवा मामलात के सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया कि एंटी करप्शन कोर्ट ने इन मामलात के निपटारे में काफ़ी पेशरफ्त की है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े केसेस जो बड़े बड़े स्कैम्स हैं उनके जो केसेस है वे पेंडिंग डिस्पोजल हैं बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। इनमें सबसे बड़ा केस है अनंतनाग रूरल डेवलपमेंट स्कैम 93 में जो रजिस्टर हुआ था केस और तकरीबन 97 में चार्जशीट फ्रेम इसमें फाइल हुआ था कोर्ट में। तब से लेकर आज तक वो यहाँ पर पेंडिंग है डिस्पोजल। तो इसमें काफ़ी एक्सपीडाइट हुआ है पिछले साल से ट्रायल और इसमें हम काफ़ी गवाह ला रहे हैं और उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट और उम्मीद है कि वो भी जल्द ही इख्ताम को पहुंच जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग चार्ज थे, उनमें भी जैसा बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनमें हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट के साथ भी पूरा ताउन कर रहे हैं। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सेब के एक गैर मकामी ताजिर विकास कुमार की जंगनाड शोपिया में मौत हो गई है। मजदूरों ने बताया कि उन्हें सेहत के मसाइल थे और वो हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं। वो कमरे में सोने गया मगर उसे सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा और उसकी मौत हो गई। इसके साथ काम करने वाले गैर मकामी मजदूरों ने बताया कि इलाके के मकामी लोगों ने उनकी बहुत मदद की। ताहम पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सर ये दवाई तो भी खाता, रात को पता नहीं बाथरूम करने के लिए निकला है, उसके बाद सर हमें सुबह लेबर वालों ने उठाया भी, आपका मालिक बाहर पड़ा सर। तो हम तो सोए थे, रात को गाड़ी लेकर आए थे, थके हुए थे। जी जी। तो सुबह हमने उठ के देखा तो मुझे बाहर वो भी हमारे लोगों ने बताया कि भी ऐसे होगा, फिर बाहर देखा तो बाहर ऐसे हुआ। बीमार थी? हाँ बीमार थी। दवाई तो खाते हैं सर, थोड़ी छाती में दर्द रहता था इनके। तो कहाँ के हैं ये? पंजाब के, फाजिल का डिस्ट्रिक्ट, फाजिल का क्या सर? डिस्ट्रिक्ट फाजिल का पंजाब। हाँ जी सर।
तो अभी आपने इनके घर वालों को बताया? हाँ जी सर, बताया। तो अभी क्या कह रहे हैं, पोस्टमार्टम होगा इसका? वो तो बोल रहे थे चाहे इधर ले आओ भाई, यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे भाई पोस्टमार्टम करवाएंगे, जांच अपनी करेंगे। मैं सर वो आपको पता जो भी करना है। जम्मू कश्मीर में अब खानदानी राज का खात्मा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों ने 70 सालों से कश्मीर को हर तरह से लूटा है। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर ममलिकत बराए लॉ एंड जस्टिस SP सिंह बघेल ने कुपवाड़ा में अपने दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जब तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी है तब तक जम्मू कश्मीर में सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा में भी रेल प्रोजेक्ट शुरू होगा। उन्होंने कुपवाड़ा में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय भी उनके हमरा मौजूद थे। ये बहुत बड़ा नासूर है, सफाई अभियान शुरू हो गया है। आपके यहाँ भी आजकल वो लोग जो खानदानी रियासत करते थे, 4 या 5 परिवार 70 साल राज किए हैं। इन्हीं 4-5 परिवारों के पास सारी ठेके हुआ करते थे, सारे टेंडर हुआ करते थे। पंचायत के चुनाव नहीं कराई, लीडरशिप को डेवलप नहीं किया। नर्सरी जो पॉलिटिकल थी वो कश्मीर में ख़त्म कर दी गई थी। किसी भी देश में अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो उसकी नर्सरी मजबूत करो। तो इलेक्शन होना चाहिए। तो पंचायत यहाँ पर केवल दिल्ली की सरकार थी जो डिस्टर्ब रहती थी और सूबे की सरकार थी। यहाँ जिले की सरकार नहीं थी, यहाँ गांव की सरकार नहीं थी, यहाँ म्यूनिसिपलिटी की सरकार नहीं थी। इट इज़ नाउ उसके चुनाव हो रहे हैं तो जमहूरियत मुकम्मल हो रही है। तो पहले केवल 2 सरकार, दिस इज द सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो रहा है। तो बताओ आज 70 साल में कितने यूथ लोगों को आपने नेता ही नहीं बनने दिया। नेता डायरेक्ट MP MLA नहीं बनता है, नेता आता है नीचे से, भूमि विकास बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पंचायत से, प्रधानी से, ब्लॉक से। तो आज आप देखो कि कितनी यहाँ पर लीडरशिप डेवलप हो रही है। और यही जो DDC के मेंबर इस जिले में, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में इन्हीं में से MLA और MP बनेंगे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पंचायती राज कपिल पाटिल ने आज कुपवाड़ा जिला छिपुरा, वावपुरा, लोलाब, गालजू का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने गमरियाल रिंग रोड का इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ किया, जबकि वजीर ने छिपुरा लोलाब में एक अवामी दरबार से खिताब किया। दरबार में मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल कायम किए थे और वजीर ने स्टॉलों का मुआयना किया। वजीर इस दौरान गालजू कुपवाड़ा में PRAs के लिए तामीर हो रहे रिहायशी क्वार्टर्स का भी इफ्तिताह किया। और इस मौके पर वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हर जगह जारी है और आने वाले वक्त में मजीद तब्दीलियां देखने को मिलेगी। वजीर ने DC ऑफिस कुपवाड़ा में 24 अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने लोगों के मसाइल को सुना और हल करने की यकीन दहानी कराई। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डिविजनल कमिश्नर ने बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर DDC शोपियां, SSP शोपियां और दीगर मौजूदीन के हमरा किड्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। किड्स फेस्टिवल जादूज मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में मुनक्किद किया गया है और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने शोपियां की पहली बिग स्क्रीन का इफ्तिताह किया। इसे सकाफत, तालीम, खेल और फिल्म के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉली के साथ DC शोपियां, सचिन कुमार, SSP शोपियां, मोहतरमा तनुश्री और बेताब सुपर हिट फिल्म के हिदायतकार राहुल भी मौजूद थे। थिएटर स्क्रीन पर पहली फिल्म भाग मिल्खा भाग चलाई गई। बच्चे फिल्म से बेइंतहा लुत्फानंदोज हुए। शोपियां के तलबा और नौजवानों ने अपने ही कस्बे में बड़ी स्क्रीन पर बॉलीवुड फिल्म देखने का पहला तजुर्बा हासिल किया। बॉलीवुड डायरेक्टर ने कहा कि ये तरक्की का एक बहुत ही मुस्बत और ग्रीन सिग्नल है और इससे शोपियां के नौजवानों को भी मौका मिलेगा। से 12 क्लास के ट्यूशन सिखाएंगे, IIT की कोचिंग सिखाएंगे। ये स्टूडियो बेस्ड रहेगा, इंटरैक्टिव रहेगा और जिस चीज़ की एजुकेशन में कमी है जिसको पूरा करके या तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सके या नौकरी में मिल सके, वो सब कोर्सेज इसके अंदर बड़ी स्क्रीन पे बॉम्बे, दिल्ली और लखनऊ के स्टूडियोज़ के साथ परेड जी कराएंगे। इनके थिएटर और भी खुल रहे हैं जो साउथ कश्मीर में। तो उसके बाद एक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल करते हैं यहाँ पर, जिसमें चिल्ड्रन फिल्म सबके करते हैं, जिसमें 30 साल में जो पिक्चरें देख नहीं सके, जिन्होंने मिस कर दिया, वो देखेंगे कश्मीर क्या था क्या। कश्मीर के आवाम हिंदुस्तान के आवाम में कोई फ़र्क है नहीं,
हिंदुस्तान में और कश्मीर में। ये खाली सिनेमा नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन का भी सारा सिस्टम है एंड गेम्स का भी सो आ सकता है, क्योंकि जैसे हमें जो इंटरनेट में दिखाया जाता है वो आज बड़े स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो इससे बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है हमें, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार तो ज़रूर। श्रीनगर में डल झील के किनारे मुनक्किद होने वाले इवनिंग शोज आजकल न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि सयाहों के लिए तफरीह का बेहतरीन जरिया साबित हो रहे हैं। यहाँ के नज़ारे नई नस्ल और सयाहों को खुशी का एहसास दिला रहे हैं। श्रीनगर और उसके मुल्हिका इलाकों में रहने वाले लोग अपने दिन का काम खत्म करने के बाद अपनी फैमिली के साथ इन इवनिंग शो से लुत्फ अंदोज होने के लिए कसीर तादाद में पहुंच रहे हैं। मुल्की और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह ज्यादातर हाउस बोट्स और डल झील के आसपास रहना पसंद करते हैं। ऐसे में इवनिंग शोज के ये नज़ारे उनके लिए खुशगवार तजुर्बा है। बहुत ही खूबसूरत माहौल डल झील के किनारे, जहाँ पे आपका यूथ पहली बार मुझे लगता है खुली सांस ले रहा है। म्यूज़िकल इवेंट है, हमारे इतने खूबसूरत आर्टिजन्स हैं, सिंगर्स हैं, यावर अब्दुल गा रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। ऐसा माहौल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ बहुत इन्जॉय कर रही हूँ बिकॉज वी आर सोशलाइजिंग अ लॉट एज कश्मीरीज़। हम लोग को ज़्यादा बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है एंड यहाँ पे म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस हो रही है, फूड कोर्ट है, स्टॉल्स है। सो छोटे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक मोर ऑफ दीज इवेंट्स शुड अकर। ये इवनिंग शोज नौजवान फनकारों को लोगों के सामने परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, जो उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें सितारे बनने में मदद देते हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाह इसे बहुत पसंद करते हैं। नौजवान और मंजे हुए फनकार अपनी सुरीली आवाजों से शायकीन के दिल जीत लेते हैं। जो हमारा टैलेंट है कश्मीर का, यहाँ पर almost I think 18 to 19 artists have come and they're performing here, so response is really good. I am happy और इतना crowd है, like it is going till 10 o'clock, तो 10 बजे तक यहाँ पर एक म्यूजिकल फंक्शन चल रहा है। बहुत इंजॉय किया हमने, यहाँ पे लेज़र शो भी देखा, बैंक डल लेक के बैंक्स पे भी लिसन टू सॉन्ग्स, तो बहुत मज़ा आया हमें। लोगों को ऐसी महफिलों और इसमें परफॉर्म कर रहे फनकारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल इससे मुस्तफीद हो सके। डल झील के आसपास इवनिंग शोज इन दिनों लोगों के एंटरटेनमेंट का एक बड़ा जरिया बन रहे हैं। लोग दिन भर की थकान के बाद इन इवनिंग शोज को देखने के लिए फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं और इसके साथ साथ डल झील के किनारे पे जो है वो टूरिस्टों की भी रश रहती है जो इन इवनिंग शोज का आनंद लेते हैं। और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल स्टार्स है, वो इन शोज में जो है वो परफॉर्म करते हैं और लोग उससे जो है वो लुत्फ अंदोज होते हैं। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अहमदाबाद के LD इंजीनियरिंग कॉलेज में आज जम्मू के 150 से ज्यादा तलबा ने मुख्तलिफ कोर्सेज में अपनी सीटें रिजर्व की। रिजर्व सीटों के अलावा तालिब इल्मों को उनकी अहलियत के मुताबिक गुजरात के मुख्तलिफ कॉलेजों में दाखिला मिला है। 2 दिन से गुजरात आए तलबा ने फार्मेसी, BTech इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला पाकर खुश है। सालों से कश्मीर में रहने वाले तलबा ने तालीम के लिए गुजरात को मुंतखब किया है। ये कार्यक्रम हर साल होता है। ये कार्यक्रम बेसिकली आपको अगर याद होगा हमारा जो पलायन हुआ था 1990 में हुआ था, उसके बाद हमारे पास चैलेंज था कि अब हम एजुकेशन के लिए क्या करें, बिकॉज़ हमारा एक बेसिक टूल है एजुकेशन। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, तो हम लोगों को फिर हर कॉलेज में एक सीट मिली है हर स्टेट में। और आगे फिर हम लोगों ने इसको यहाँ पे ये चैलेंज था कि इसको बढ़ाना है, तो फिर हमने इसको 1 से 2 कर दिया है। और ये हर साल होता है। जितना भी मैं गुजरात की खास बात करूं, गुजरात में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये एडमिशन हो रहे हैं।
और जैसे रैंक वाइज होता है, ये प्योरली रैंक वाइज होता है, तो उसमें हम लोगों ने जैसे अभी तक 50% हो चुका है। जिसको सेटिस्फेक्शन के हिसाब से स्टूडेंट्स को कॉलेज चाहिए था उसको वो कॉलेज मिल गया। कश्मीरी पंडित्स के लिए बहुत बड़ी हेल्प है। इट्स अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ हेल्प गुजरात गवर्नमेंट इज़ अरेंजिंग फॉर नाउ। वैसे तो ये बहुत सालों से हो रहा है, पर इस साल के लिए भी बिकॉज आफ्टर कोविड वेरियस स्टूडेंट्स आर दोज जिनको कॉलेज नहीं मिल पाए हैं, पर इस साल भी बहुत अच्छा हुआ है। हम सबको बुलाया गया, प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर मेड हेयर एंड द प्लेस वेयर वी आर लिविंग कश्मीरी भवन, देयर आर प्रॉपर अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड अरेंज्ड। गुजरात से कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? बेसिकली कश्मीर से कहाँ से? कश्मीर से एक्चुअली माई फादर साइड इज़ फ्रॉम बडगाम वडवन श्रीनगर एंड फ्रॉम माई मदर साइड इज़ फ्रॉम अनंतनाग सोगाम। ओके, और यहाँ पे कहाँ से? यहाँ मैं रहती हूँ बोडी जम्मू। और कैसा रहा आपकी ये जर्नी, कैसी रही? मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भावनगर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भावनगर, और यहाँ पे हमको कश्मीरी भवन जो है यहाँ पे इनके स्टाफ्स ने बहुत हेल्प की। इनके अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। मैम टेंशन तो बहुत था लेकिन एट द एंड सब ठीक हो गया। टेंशन तो था लेकिन मिल जाएगा यहाँ पे कॉलेज। अच्छा, रैंक है आपका तो 38। तो आपके कॉलेज की पब्लिकेशन डिज़ाइन एंड टाइपोग्राफी पर 3 रोज़ा सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुई, जिसमें हिंदुस्तान के मारूफ पब्लिकेशन डिज़ाइनर्स मौजूद थे। प्रोग्राम में म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के तलबा ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। 3 दिन का वर्कशॉप रहा है, वो कमाल का रहा है। इसमें तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पब्लिकेशन डिज़ाइन और वर्ड्स के ऊपर जो काम हो सकता है, जो अब तक होता रहा है, इंडिया कैसे राइज़ किया है मतलब पब्लिकेशंस में, वो सारी चीज़ें बच्चों को बताई गई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने बच्चों को देखा कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ वर्ड्स हैं। यहाँ कहते हैं ना कि शब्द बोलता है, तो वो जैन कमल के इस वर्कशॉप में बच्चों ने सीखा। एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकर ने जिला पुलिस लाइंस गांदरबल में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहदा की याद में यौम शहदा और यौम परचम मनाने के लिए तकरीबात की 10 रोज़ा सीरीज़ का इनेकाद किया। तकरीबात का सिलसिला सकाफती प्रोग्राम से शुरू किया गया है। जिला गांदरबल के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर शहदा की हिम्मत और बहादुरी को याद करने के लिए वक्फ किया गया है। कौम के इत्तेहाद और सालमियत के साथ साथ लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाबाज जवानों ने अपनी जानें न्छावर की है। गांदरबल पुलिस के आला हुकाम के अलावा मकामी लोगों की खासी तादाद ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में मंशियात की लत को ख़त्म करने के मकसद से ग्रीनलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में तलबा के लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की एक खासी तादाद ने हिस्सा लिया और इस मौके पर मुकर्रीन ने तलबा को नशे से दूर रहने की तलकीन की और नशे की वजह से समाज में पड़ रहे मनफी असरात से आगाह किया। प्रोग्राम के दौरान SDM सुंबल डॉक्टर बशीर लोन मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। आज हमारे साथ जो है SDM सुंबल थे, तो उन्होंने हमें जो है अवेयर किया कि ड्रग एडिक्शन क्या चीज़ होती है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। और सबसे पहले हम अगर बात करें ड्रग एडिक्शन की, तो इसकी जो है बिगनिंग कहाँ से होती है और इसकी जो एंडिंग है कहाँ पर हो जाती है। तो आज हमें जो बहुत सारी नॉलेज मिली है। ऑर्गेनिक काश्तकारी का तस्वुर अब शायद ही किसानों के जहनो दिमाग में आ रहा हो, मगर जिला कुलगाम के इलाकों में कुछ काश्तकार अब भी नामियाती काश्तकारी को फरोग दे रहे हैं और जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं। पेश है ज़हूर रिजवी की एक खास रिपोर्ट। कातरसू कोलगाम के मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए अपने सेब के बागात में फसल तैयार करने का सिलसिला शुरू किया। मोहम्मद यूसुफ भट्ट का मानना है कि केमिकल और खादों के इस्तेमाल से न सिर्फ बागात तबाह हो रहे हैं, बल्कि सेहतमंद फसल तैयार होने से रह जाती है। अगरचे इस अमल में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, ताहम बेहतर फसल की उम्मीद हमेशा कायम रहती है। उधर मोहम्मद यूसुफ के पड़ोसी काश्तकार के मुताबिक ये एक दिलराना और मुस्बत कदम है और इस पेशरफ्त से सेब और दीगर फसलों में ऑर्गेनिक काश्तकारी का इनकलाब बपा हो सकता है। फायदा हो रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया फार्मिंग हो, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि खर्चे हमारे कम है, मेहनत ज़्यादा है। मेहनत इसमें दुगनी है लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन करने की बात है। कश्मीर, हमारा कश्मीर जो है, इसमें काबिलियत की कोई
कमी नहीं है, लेकिन करने की आलस है। हर कोई बोलता है पकी पकाया होना चाहिए, पकी पकाया ही मिल जाए, तो ऐसी बात नहीं है। हमारी ज़मीन जो है ये फर्टाइल ज़मीन है, हम यूरोप के साथ लड़ सकते हैं। टाइम मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो ज़ीरो बजट फार्मिंग यहाँ पे स्टार्ट की, इनपुट कास्ट कम के, इसके से भले ही अगर सस्ती ही बिक जाएगी तो मोहम्मद यूसुफ साहब का क्या हो जाएगा, खर्चा तो कुछ नहीं है। कोशिश को कैसे देखते हैं? मैंने जब पहले देखा तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी महसूस होगी, तो मैंने सोचा कि ये कुछ नया चीज़ कर रहा है, बट आज मैं जब इसका बगीचा देख रहा हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट से देखने को मिल रहे हैं। माहिरीन और मुतल्लिका महकमे का कहना है कि नामियाती काश्तकारी में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, ताहम माजी में काश्तकार इसी के ज़रिए खेती करते थे। महकमा ऐसे काश्तकारों की पजीराई कर रहा है और मदद भी फराहम कर रहा है। देखो, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब हमारे पास बाग काफ़ी कम थे तो हमारी जो प्रोड्यूस होती थी वो ऑर्गेनिक ही होती थी। हम घर के बना हुआ गरफा जिसको हम कहते हैं या कंपोस्ट कहते हैं, वही यूज़ करते थे, वही इस्तेमाल करते थे, उसी पे हमारी पैदावार बन जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे बागात का एरिया बढ़ता गया तो हमारी बीमारियां भी बागों में ज़्यादा फैलती गई और ऑर्गेनिक तरीके से इनका कंट्रोल करना जो था वो थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम कम से कम स्प्रे करें ताकि हमारा जो फ्रूट है उसमें केमिकल कम से कम मिकदार में जाए। सेहतमंद फसल और जरासीम कुश अद्वियात से पाक सेब और दीगर फसलों की काश्तकारी में जुटे मालिकाने बागात की हौसला अफजाई लाजमी है और हुकूमत व मुतल्लिका महकमे को इसके लिए आगे आने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। शादीपुरा बांडीपुरा के एक नौजवान एथलीट साहिल बशीर बैनुल-अक़वामी स्टेयर क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए मुंतखब हुए हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग की ये पहली बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप 12 से 18 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात के दुबई में मुनक़्क़िद होने वाली है। इस बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पेश है साजिद रसूल की खास रिपोर्ट। साहिल बशीर उन 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें 15 नवंबर को दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली स्टेयर क्लाइंबिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए मुंतखब किया गया है। तीनों खिलाड़ी का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है जो दुबई में होने वाली इस चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। मैं शादीपुरा सुंबल सोनावारी से बिलोंग करता हूँ और मैं एक एथलीट हूँ। स्प्रिंटिंग मेरा पेशा है। मैं 100 एंड 200 स्प्रिंटिंग करता हूँ और जो मेरा कोच है वो ताहिर मीर है। सर, मैं 2015 से मैंने स्टार्ट किया है एथलेटिक्स में और इसमें बहुत सारी किस्म की होती है। एक ट्रैक इवेंट होता है और फील्ड इवेंट होता है। सर, मैंने पहली बात मैंने डिस्ट्रिक्ट में चार डिस्ट्रिक्ट खेले हैं। मैंने चारों में गोल्ड मेडल हासिल किया है और स्टेट लेवल में 5 बार खेल चुका हूँ। नेशनल लेवल भी 5-6 बार मैंने खेला और नेशनल में मेरा गोल्ड भी है। साहिल बशीर का ताल्लुक सुंबल सोनावारी के शादीपुरा इलाके से है। स्काई रनिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से इस चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए मुंतखब किया गया है। साहिल ने इससे कबल 2000 मीटर की दूरी को तय करते हुए चौथी कौमी स्काई रनिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा इन्होंने 6 बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जबकि 4 बार स्टेट चैंपियनशिप्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सर, ये स्काई रनिंग एसोसिएशन की तरफ से चैम्पियनशिप हुई थी, नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी अस्तान मरगदारा में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। गोल्ड मेडल मैंने निकाला था जूनियर कैटेगरी में और दूसरे साल मैंने फिर से वो गोल्ड मेडल निकाला 2021 में। उस बेसिस पे हमें सिलेक्शन हुई है आज वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हमें जाना है दुबई। साहिल बशीर ने कहा कि कोच ताहिर मीर से 5 साल तरबियत हासिल की। उनका कहना है कि सिलेक्शन के बाद वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। साहिल बशीर के दोस्त, अहबाब और अहले खाना इसकी इस कामयाबी और बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप में सिलेक्शन पर काफ़ी खुश हैं। 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दुबई में, अबू धाबी में, और इसके लिए मैं स्पॉन्सर स्काई रनिंग एसोसिएशन कर रहा है। और अगर पर्सनल का देखें तो मैं एक पोर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है एक स्पोर्ट्स पर्सन को। इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय एंड वेरी कंसिस्टेंट। ही हैज़ बीन
he has been working on this athletics for so long. So मतलब साहिल साहब ने बहुत हार्ड वर्क की है, तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको मतलब किसी तरह की ये मतलब इसको आगे पहुँचाने के लिए इसकी हेल्प करे और साहिल साहब अपनी डेस्टिनी पे पहुँचे। साहिल चाहते हैं कि इंतजामिया और स्पोर्ट्स से जुड़े गैर सरकारी इदारे उनकी माली इमदाद करें ताकि वो इस बैनुल-अक़वामी सतह की चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। साहिल के इलाके के लोग दुआगो हैं कि वो मजीद आगे बढ़कर एथलेटिक्स में कामयाबी हासिल करके अपने इलाके और मुल्क का नाम रोशन करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बांदीपुरा से साजिद रसूल की रिपोर्ट। जिला उधमपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल जनता पंचायत की नई इमारत 365 लाख की लागत से तामीर की गई और इसका इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने 10 अगस्त 2022 को किया, लेकिन तलबा को अभी तक इस स्कूल की इमारत में मुंतकिल नहीं किया गया। वो अब भी पुरानी इमारत में तालीम हासिल कर रहे हैं। नई इमारत तकरीबन मुकम्मल हो गई है, मामूली काम बाकी है। मकामी लोगों ने मामूली काम को जल्द मुकम्मल करने और तलबा को नई इमारत में शिफ्ट करने का मुतालबा किया ताकि तलबा मुनासिब तालीम हासिल कर सकें। और ये गांव हमारा चिनुनता है और ये चिनुनता में सर एक स्कूल मॉडर्न हाई सेकेंडरी स्कूल 2005 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। अभी 2022 चल रहा है सर, इसका काम अभी भी थोड़ा बहुत जो पेंडिंग पड़ा है उस काम को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की इसको जल्द से जल्द इसका कंप्लीट किया जाए, क्योंकि सर पिछली बार कुछ महीने के अंदर ही इसका ओपनिंग हुई थी स्कूलों की, बट स्कूल को जो अभी तक यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया उसकी वजह से जो हमारा पुराना स्कूल है जहाँ की पुरानी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी बुरी तरह खस्ता हो चुकी है। जो काफ़ी टाइम से स्कूल का काम लगा था, लेकिन अब बिल्डिंग तैयार है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कोई काम बचा है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। बारिश होती है तो बच्चे खजल होते हैं। कि जल्दी से जल्दी इसकी जो इनकम्प्लीशन है वो कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को जो बच्चों को है वो इसका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उधमपुर के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजय आनंद ने ऑफिस कॉम्प्लेक्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग में तब्दील कर दिया है। संजय आनंद सब्जियों और पौधों की मुख्तलिफ अक़साम उगा रहे हैं ताकि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़वाइद के बारे में तरगीब दी जा सके। संजय आनंद का कहना है कि शहरी इलाकों की शिकायत थी कि महकमे ज़राअत सिर्फ दी इलाकों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि महकमे ने ऑर्गेनिक अर्बन फार्मिंग का एक नया तस्वुर शुरू करने का फैसला किया है। महकमे ज़राअत ने इस हवाले से एक टीम तश्कील दी है जो घर घर जाकर लोगों को इस नए तस्वुर के बारे में जानकारी फराहम कर रहे हैं। महकमे ने शहरी इलाकों में नामियाती काश्तकारी को फ़रोग देने और ज़रूरी सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए एक नया तस्वुर मुतारिफ कराया है। उधमपुर के सिटी के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो अपने घरों में भी खेती जो सब्जी वगैरह पैदा कर सकें। और इसका पीछे अर्बन फार्मिंग में हम उनको बता रहे हैं कि वो ग्रो बैग्स में या वर्मी बैग्स में अपनी सब्जी उगा सकते हैं और उनको जो खर्चा होता है दिनचर्या का उसमें भी खर्चा कम हो जाएगा उनका, जो बाज़ार से सब्ज़ी लानी पड़ती है। एक तो वेजिटेबल फ्रेश मिलेगी उनको, दूसरा ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक होगी, क्योंकि अर्बन फार्मिंग में हम उनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल पे प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल में उनको वर्मी कंपोस्ट पे जो मीडियम रहता है वो वर्मी कंपोस्ट पर सब्ज़ी उगाएंगे। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो खाद से गोबर की खाद से बनता है। अच्छे सिटीजन्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो दूसरे उनकी भी ये डिमांड रहती थी कि हमारे कोई नर्सरी जो हमारे घर में अपनी हम पौधे वगैरह लगाते हैं उसकी देख रेख के लिए हमें कोई एडवाइस देने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो एक दो नर्सरीज़ हैं प्राइवेट नर्सरीज, तो उनकी मोनोपोली है, तो उसको भी देखते हुए उनकी शिकायत रहती थी कि हम अगर आप टेक्निकल एडवाइस देते हो तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हमें भी अपना जो दूसरे शहरों के मुताबिक हम भी अपने घरों को सजा सकें और उसमें अपना लुत्फ़ उठा सकें, अपने वातावरण को और अच्छा सुंदर बना सकें। मेंढर सब डिवीजन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर नाले बंद होने से स्कूल की तालिबात और दुकानदारों को परेशानी का सामना है। लोगों और अमले का कहना है कि महकमे दी तरक्की के नोटिस में लाने के बावजूद सफाई का अमल शुरू नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान सड़क पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से तलबा को काफ़ी दिक्कतों का सामना रहता है। तलबा ने इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील की। दुकानदार इतने परेशान है कि पहले वो सुबह आते हैं नाली साफ करते हैं, फिर उसके बाद दुकान खोलते हैं। अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। और यहाँ पे कम से कम 1000 बच्चियाँ जो स्कूल में आती हैं और पानी इतना पानी होता है कि वो कपड़ों को ऊपर करके निकलते हैं, तो कपड़े भी ख़राब होते हैं। उसके बाद इनका जो सिस्टम है बाज़ार का पूरा पानी पानी हो जाता है। सर आरडीडी वाले को आता ही नहीं कोई, यहाँ पे कौन आता है?
तो मैं गुजारिश करता हूँ डी साहब से पूछ कि वो यहाँ पे नज़र में दिखाएं एक बार कि क्या प्रॉब्लम है। ये वीडियो साहब का काम है कि वो आए और पैंच और सरपंच जो यहाँ के होते हैं उनको देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मेंटर में क्या परेशानी है किसी को। मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे हमें जब हम स्कूल आते हैं तब हमें यहाँ पे आते वक्त प्रॉब्लम होती है जो कि यहाँ पे ड्रेन ब्लॉकेज है और उसकी वजह से हमें पानी आता है हमारे स्कूल में और हमें बहुत प्रॉब्लम है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि ये ड्रेन ब्लॉकेज हमें ठीक करवाया जाए और जिससे कि हम यहाँ पे हमें थोड़ा कंफर्ट हो जाए, हम स्कूल ईजिली आ सकें। ये कि जो हमारे स्कूल के बाहर जो ये पानी इकट्ठा हो रहा है तो हमारी ये जो नालियाँ भी ब्लॉक्ड हुई हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि हम इनको ये खुलवाया जाए। ये जो ब्लॉक्ड है हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे गेट के बाहर बहुत पानी इकट्ठा होता है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सब ठीक करवाया जाए। मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने और पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे का मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से एक अहम पेशरफ्त हुई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर केस के ने काम करना शुरू कर दिया है। ये पहला मौका है जब हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये के लड़ाका तैयारों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से काम करना शुरू किया है। SU-30 ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर टेक ऑफ किया और लैंड किया। दिफा के शोबे में एक अहम इक़दाम है क्योंकि नौशरा के नाकाम फ़ज़ाई हमले के मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये के जेट तैयारों को अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से काम करना पड़ा। तो आपको बता दें कि मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने और पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे का मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से एक अहम पेशरफ्त हुई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर कीज ने काम करना शुरू कर दिया है। ये पहला मौका है जब हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये के लड़ाका तैयारों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से काम करना शुरू कर दिया है। SU-30 ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर टेक ऑफ किया और लैंड किया। दिफा के शोबे में ये एक अहम इक़दाम है क्योंकि नौशहरा के नाकाम फ़ज़ाइये हमले का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये के जेट तैयारों को अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से काम करना पड़ा था। इसमें कोई दम क्रॉस करी यार उठा दे ना ना ये चला दे स्पीड बढ़ नहीं मारी थी। तकिया रज़ाक शाह त्राल में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत कुत्तों और गैर समाजी अनासर के लिए अड्डा बन गया है। मकामी लोगों ने बताया कि चंद साल कबल महकमे ने यहाँ से इस स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ क्लब किया था, लेकिन इमारत को ऐसे ही छोड़ दिया गया जिसकी वजह से ये इमारत खस्ताहाल हो गई। इसकी हिफाजत के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। लोगों ने महकमे से मुदाखलत की अपील की। बिल्डिंग बनी थी, वो बच्चे कहाँ गए, उनको कहाँ भेजा गया ये पता नहीं, क्यों भेजा गया, वहाँ से क्यों निकाला गया, बिल्डिंग को ऐसे ही क्यों छोड़ा गया, जबकि उसकी हालत इस वक्त अबतर है, खस्ता हाल है उस बिल्डिंग की, क्योंकि जब उसको इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया। अगर वहाँ के बच्चों को वापस लाया जाता उस स्कूल में और उसकी मरम्मत की जाती और उनको वहाँ पढ़ाया जाता तो एक बात होती। अगर मतलब महकमा एजुकेशन का ये मानना है कि नहीं वहाँ बच्चे इतने नहीं हैं जिनके लिए हम बिल्डिंग या स्टाफ प्रोवाइड कर सकें, तो फिर उस बिल्डिंग को किसी दूसरे महकमे को ट्रांसफ़र करनी चाहिए ताकि वो बिल्डिंग नशा करने वालों लोगों की आमाजगाह न बने। वो बन चुकी है, लेकिन इस लानत को रोकने के लिए उस बिल्डिंग को काम में लाया जाना चाहिए या बच्चों को वहाँ वापस लाना चाहिए या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र करनी चाहिए ताकि वो बिल्डिंग एक गलत जगह नहीं बन जाएगी। फिर CO साहब से बात की, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा, उससे मैंने गुजारिश किया कि अदर वे आपको जो वहाँ के बच्चे हैं वो दूसरे महल्ले में जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। एंड सेकंडली जो हमारा एसेट है, इस एसेट को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और एसेट भी ऐसे वैराम पड़ा हुआ है। एंड ये भी इनवाइट कर रहा है किसी दूसरे यूज़ के लिए, बेहतर है हम इसको भी इफ़ेक्टिवली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक यूज़ करें। तो CO साहब ने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, हम इसको शायद डिकलब करने के लिए मैं सोच रहा हूँ ताकि हम वापस इस स्कूल को एस्टेब्लिश करेंगे, बच्चे वापस में आएंगे। मुझे लग रहा है शायद उनको टाइम लगना है, थोड़े कुछ ही टाइम पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आएंगे एजुकेशन ऑफिस से एंड अकॉर्डिंगली आप देखा जाएगा कि इंशाल्लाह इस बिल्डिंग को